दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर इंसानों की एक छोटी सी गलती और उनके कभी ना ख़त्म होने वाले लालच की वजह से पूरी इंसानियत ही ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाए, तो क्या होगा? जी हाँ, आज हम एक बहुत ही कमाल की मैनुआ मानहुआ एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां कभी इंसानों की मदद करने वाले फरिश्ते यानी एंजल्स ही उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार कहानी। कहानी की शुरुआत होती है नेदरलैंड नीदरलैंड नाम की एक जगह से। बहुत समय पहले वहाँ के रहने वाले सीधे साधे और धार्मिक इंसानों ने अपनी देवी नेरा गॉडेस नीरा के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए एक बेहद विशाल टावर का निर्माण किया। इंसानों की इस सच्ची भक्ति को देखकर देवी नेरा का दिल पिघल गया। उन्हें इनाम देने के लिए देवी ने उस टावर के ठीक ऊपर दूसरी दुनिया से जुड़ने वाला एक जादुई दरवाजा खोल दिया। आसमान में तैरते इस रहस्यमय पोर्टल को नाम दिया गया हेवन आई। इस दरवाजे के खुलते ही दूसरी दुनिया से कुछ बेहद अजीब और खूबसूरत जीव धरती पर उतरने लगे। बड़े बड़े पंखों वाले इन जीवों को फेदर रेस कहा जाता था। इन जीवों ने आते ही इंसानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वे अपने साथ दूसरी दुनिया की कई बेशकीमती चीजें लेकर आए और इंसानों को लोहा पिघलाकर हथियार और स्टील बनाने की तकनीक सिखाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इंसानों की खेती बाड़ी को सुधारा और उन्हें नई भाषा और ज्ञान का वरदान दिया। उनके इन एहसानों के बदले इंसानों ने उन्हें एक बहुत ही प्यारा नाम दिया, एंजल्स यानी देवदूत। लेकिन दोस्तों, इंसानों की एक सबसे बड़ी कमजोरी रही है और वो है उनका लालच, जो कभी खत्म नहीं होता। एंजल से सब कुछ पाने के बाद भी इंसानों का पेट नहीं भरा। वे और ज्यादा दौलत और ताकत के लिए अंधे हो गए। और तभी एक दिन गुलट गुल्ड नाम के एक लालची आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम एंजल को किडनैप कर लिया, ताकि वो उससे और ज्यादा खजाना और जादुई शक्तियां छीन सके। जब उस एंजल ने उसकी नाजायज मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया, तो गुलड ने बेरहमी से उस एंजल की हत्या कर दी। जब इस भयानक जुर्म की खबर एंजल्स के राजा तक पहुंची, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने इस अकृतज्ञ और लालची इंसानी नस्ल को धरती से मिटाने की कसम खा ली। फिर क्या था? सिर्फ एक रात के अंदर पूरी दुनिया एक जलते हुए नरक में बदल गई। जो एंजल्स कभी इंसानों को ज्ञान देने आए थे, उनकी जगह अब आसमान से खतरनाक और खूंखार वॉरियर्स उतरे, जो चुन चुनकर इंसानों को मौत के घाट उतारने लगे। इंसानों की आबादी खत्म होने की कगार पर आ गई और बचे कुचे कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अंधेरी गुफाओं में छुपकर जीने को मजबूर हो गए। जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और मायूसी थी, तभी इंसानों की डूबती किश्ती को बचाने के लिए एंट्री होती है, एक महान नायक की। कहा जाता है कि जब घोर निराशा आती है, तभी एक सच्चे हीरो का जन्म होता है। इंसानों के इस सबसे बुरे दौर में उम्मीद की किरण बनकर आता है ऑस्टिन ऑस्टिन। ऑस्ट कोई आम इंसान नहीं था। वो एक इंसान और एक एंजल की औलाद था, यानी एक डेमी गॉड। उसने दुनिया भर के बचे हुए जाबांज योद्धाओं को इकट्ठा किया और एंजल्स के खिलाफ पलटवार करने का बिगुल फूंक दिया। ऑस्टिन की इस जादुई लीडरशिप और बहादुरी को देखकर दुनिया के कोने कोने से जाबाज इंसान एक झंडे नीचे आ गए। इतिहास में इंसान कभी इतने एकजुट नहीं हुए थे। अपने इसी नए हौसले के दम पर इंसानी सेना ने एंजल्स को धूल चटानी शुरू कर दी और एक के बाद एक कई बैटल्स जीत ली। आखिरकार इंसानों ने इस महायुद्ध को जीत लिया और बचे हुए एंजल्स को उसी हेवन आई के रास्ते उनकी दुनिया में वापस खदेड़ दिया। मानव इतिहास की इस सबसे भयानक और ऐतिहासिक जंग को नाम दिया गया एडम्स हेवनली वॉर। एडम्स हेवनली वॉर। इस ऐतिहासिक जीत के बाद ऑस्टिन शांत नहीं बैठा। उसने पूरी इंसानी सेना में से सबसे शक्तिशाली और खतरनाक 500 योद्धाओं को चुना और अपनी एक स्पेशल गार्ड फोर्स बनाई। ये जाबांज योद्धा, जो दिन रात उस हेवन टावर की रखवाली करते थे ताकि एंजल्स दोबारा वापस ना आ सकें, उन्हें टेम्पलर टेम्पलर कहा गया। पूरी दुनिया में इन टेम्पलर्स को भगवान की तरह इज्जत दी जाती थी। इसके बाद देखते ही देखते दुनिया में पूरे 200 साल तक अमन और शांति का दौर रहा। लेकिन दोस्तों, 200 साल की इस खामोशी और शांति के बाद अब मेंटल लाइन पे कौन सा नया खतरा मंडराने वाला है? क्या ऑस्टिन और उसके ये 500 टेम्पलर्स उस आने वाले तूफान को रोक पाएंगे? कहानी का असली ट्विस्ट और पहला चैप्टर देखने के लिए अभी के अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों। कहानी अब हमें लेकर आती है हाइकिन साम्राज्य में, जहां एक बूढ़ा आदमी पुराने जमाने की कहानियां सुना रहा होता है। लेकिन सामने बैठा लड़का, जिसका नाम मार्स है, उन कहानियों से ऊब चुका होता है। वो कहता है कि हर बार वही पुरानी दास्तान सुनने को मिलती है। तब बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर कहता है कि अगर उसे पुरानी कहानी पसंद नहीं, तो फिर क्यों न वह इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी शख्सियतों में से एक ही कहानी सुनाए, आइस प्रिंसेस की। फिर बूढ़ा आदमी बताता है कि लगभग 20 साल पहले हाइकिन का राजा शिकार पर गया था। वहीं उसे बर्फ के भीतर बंद एक अजीब सी बच्ची मिली।
तो उस बच्ची के बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे, आंखें नीले नीलम जैसी, और उसका जन्म ही मानो किसी रहस्य में लिपटा हुआ था। राजा उस बच्ची को अपने साथ महल ले आया और अपनी बेटी की तरह पालने लगा। उसकी ठंडी बर्फीली छवि के कारण उसे नाम दिया गया आइस प्रिंसेस। लेकिन ये राज ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सका। कुछ महीनों पहले इस रहस्य की भनक बाहर पहुंच गई, और जैसे ही ये बात ओस्टिन नाम के शक्तिशाली व्यक्ति के कानों तक पहुंची, सब कुछ बदल गया। उसने उस लड़की को इंसान नहीं, बल्कि अपशकुन कहा। उसने दावा किया कि वह विनाश का संकेत है, वही विनाश जो 200 साल पहले दुनिया पर टूट पड़ा था। उसके शब्दों ने लोगों के दिलों में डर भर दिया। शहर में अफवाहें आग की तरह फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि राजकुमारी के नुकीले कान हैं, उसके बाल चांदी जैसे हैं, उसकी आंखें नीले रत्नों जैसी हैं, और कुछ तो उसे राक्षस तक कहने लगे। मार्स ये सब सुनकर सिहर उठता है। उसकी कल्पना में राजकुमारी एक भयानक दैत्य जैसी बन जाती है, और वह खुद ही घबरा जाता है। लेकिन बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि असली बात इससे भी ज्यादा गंभीर है। ओस्टिन ने राजा को धमकी दी है कि महीने के अंत तक उस लड़की को उसके हवाले कर दिया जाए, वरना उसके टेम्पलर सैनिक खुद आकर उसे उठा ले जाएंगे। अब पूरा राज्य बेचैन है, क्योंकि इसका मतलब साफ है, युद्ध दरवाजे पर खड़ा है। इतना सुनते ही बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। वह समझ जाता है कि यह लड़की कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि शायद उस रहस्यमयी दरवाजे की कुंजी है, जिसके बारे में पुरानी दास्तानों में बताया जाता रहा है। वह तुरंत मार्स से कहता है कि उसे 2 घोड़े, कुछ कपड़े, थोड़ा खाना और महल तक पहुंचने का रास्ता चाहिए। मार्स पहले तो डर जाता है, कहता है कि वह तो बस एक लोहार है, वह इस सब में कैसे पड़ सकता है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी मेज पर सोने की एक भारी सिल रख देता है। चमचमाता हुआ सोना देखकर मार्स की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। अब वह समझ चुका होता है कि सामने बैठा यह आदमी कोई मामूली इंसान नहीं। उधर महल के बाहर हालात बेकाबू हो चुके थे। गुस्साई भीड़ महल के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आई थी। वे चिल्ला रहे थे, उस अभिशप्त राजकुमारी को पकड़ो। महल के भीतर सैनिक राजा को खबर देते हैं कि प्रदर्शनकारी अंदर तक पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। राजा हैरान और गुस्से में पूछता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे हुआ। तब उसका वफादार आदमी कहता है कि किसी अंदर वाले ने ही शायद भीड़ के लिए फाटक खुलवाया है। अब शक, डर और धोखा सब एक साथ महल की दीवारों में उतर चुके थे। राजा की पहली चिंता अपनी बेटी यान को लेकर होती है। वो पूछता है कि यान कहाँ है। जवाब मिलता है कि वो फिलहाल कैन यानी सिल्वर नाइट की सुरक्षा में है। राजा तुरंत आदेश देता है कि और सैनिक भेजे जाएं और यान को तुरंत उसके पास लाया जाए। लेकिन अब समय हाथ से निकलता जा रहा था। दूसरी ओर महल की ऊंचाई पर खड़ी यान आसमान की तरफ देख रही होती है। उसके आसपास सफेद कबूतर उड़ रहे हैं, लेकिन उसके दिल के भीतर गहरी बेचैनी है। वो कैन से कहती है कि अगर लोग सही हो तो, अगर सच में वही किसी बड़ी तबाही की वजह बन जाए तो, अगर उसे ओस्टिन के हवाले कर देना ही सही हो। उसके शब्दों में डर भी है, दर्द भी, और अपने ही अस्तित्व से नफरत भी। लेकिन कैन तुरंत उसे रोकता है। वह कहता है कि यह सब ओस्टिन की चाल है, लोगों को भड़काने की, राजा पर दाव लगाने की, और यान को अकेला महसूस कराने की। वह यान से साफ कहता है कि ना तो उसका पिता उसे छोड़ेगा और ना ही वह खुद। यान उसकी बात सुनती है, और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आती है। तभी उसकी नज़र पास पड़ी एक घायल कबूतर पर जाती है। वो कैन से कहती है कि वो उस चिड़िया को उसके पास ले आए। कैन बिना एक पल गंवाए मान जाता है। वह कहता है कि वह अभी लौट कर आता है, और यान को वहीं रुकने को कहता है। लाल चोगा लहराता हुआ वह वहां से चला जाता है, और यान अकेली रह जाती है। अब चारों तरफ सन्नाटा है। हवा चल रही है, सफ़ेद पंख उड़ रहे हैं, और उसी सन्नाटे में यान अपने दिल की सबसे गहरी बात खुद से कहती है, मैं एक राक्षस हूँ, एक अभिशाप। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक अलग चमक उतरती है। वह खुद को टूटने नहीं देती। वह कहती है कि चाहे उसका भाग्य कितना भी भयानक क्यों न हो, वह उससे लड़ेगी। वह अपने पिता से प्यार करती है, और यही कारण है कि वह उनके लिए बोझ नहीं बनना चाहती। उसके हाथ धीरे धीरे उसके सिर से मुकुट उतारते हैं। वह उसे अपने हाथों में थामती है, जैसे अपने अतीत, अपने राजसी जीवन और अपने रिश्तों को आखिरी बार महसूस कर रही हो। फिर वह मन ही मन अपने पिता से विदा लेती है। अलविदा पिता, अलविदा, कैनन, मेरे जाने का समय आ गया है। और इसके बाद सामने आती है यान की असली झलक। बर्फ जैसे लंबे सफ़ेद बाल, नीली चमकती आंखें, नुकीले कान, और चेहरे पर गहरी उदासी। वह किसी राक्षस जैसी नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी अकेली राजकुमारी लगती है जिसे दुनिया ने बिना समझे ही अभिशाप ठहरा दिया। पार्ट 3 शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक मिशन से। 3 आदमी सीक्रेट रास्ते से आइस प्रिंसेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी घबरा कर पूछता है कि क्या वे सही रास्ते पर जा रहे हैं। तभी उनका लीडर आत्मविश्वास से कहता है कि वह पहले इसी महल का गार्ड रह चुका है, इसलिए उसे हर गुप्त रास्ता अच्छी तरह पता है।
लेकिन दूसरा आदमी डरते हुए कहता है कि प्रिंसेस के आसपास इस वक्त दर्जनों गार्ड होंगे, सिर्फ 3 लोग जाकर उसे कैसे ले आएंगे। इस पर उनका लीडर शांत आवाज में कहता है, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला ही काफी हूँ। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तीनों आदमी तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं और उनके सामने खुद आइस प्रिंसेस खड़ी होती है। उसे देखते ही सभी हैरान रह जाते हैं, किसी को यकीन ही नहीं होता कि इतनी खूबसूरत और मासूम दिखने वाली लड़की ही पूरे राज्य की मशहूर आइस प्रिंसेस है। इसके बाद प्रिंसेस खुद आगे बढ़कर कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे ऑस्टिन के हवाले कर दो, इससे पूरा संघर्ष यहीं खत्म हो जाएगा। ये सुनकर बूढ़ा सैनिक शर्म से सिर झुका लेता है। वह कहता है कि वे ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके परिवार कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। टेम्पलर्स के खिलाफ उनका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए मजबूरी में उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। आइस प्रिंसेस उनकी पूरी बात सुनने के बाद सिर्फ इतना कहती है, मैं समझती हूँ। फिर वह शांत चेहरे के साथ कहती है कि इस सारी मुसीबत की वजह मैं ही हूँ, इसलिए इसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। उसकी दयालुता देखकर उन सैनिकों को खुद पर शर्म आने लगती है। उन्हें महसूस होता है कि वे एक निर्दोष लड़की के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन तभी ऊपर से अचानक जोरदार हंसी सुनाई देती है। सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं और अगले ही पल एक रहस्यमयी काले कपड़ों में लिपटा हत्यारा ऊंची दीवार से छलांग लगाकर उनके सामने उतरता है। वह ठंडी हंसी के साथ कहता है, मूर्खों, ये लड़की ऑस्टिन के पास नहीं जाएगी, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी है। जैसे ही वह रहस्यमयी नकाबपोश आदमी सामने आता है, वो उन तीनों आदमियों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अभी कुछ देर पहले तो तुम लोग खुद को इंसाफ का रखवाला साबित कर रहे थे, लेकिन असलियत में तुम भी बाकी भीड़ जैसे हो। बूढ़ा योद्धा उसकी बात सुनकर गुस्से से तलवार निकाल लेता है और गरजते हुए कहता है कि उसने पूरी जिंदगी युद्धभूमि में बिताई है। बड़े बड़े सिल्वर नाइट्स भी उसकी इज्जत करते थे, इसे अपनी जुबान संभाल कर बात करे। लेकिन वह नकाबपोश बस हंस पड़ता है और कहता है, तुम, अब तो तुम्हारे दांत भी नहीं बचे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। बस इतना सुनते ही बूढ़ा योद्धा अपना आपा खो बैठता है और पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है। लेकिन अगले ही पल ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि सबकी सांसें थम जाती हैं। वह रहस्यमयी आदमी बिना जरा भी हिले सिर्फ 2 उंगलियों से तलवार की धार को बीच में ही रोक देता है। बूढ़े सैनिक की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। अब उन तीनों को एहसास हो चुका था कि उनके सामने कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षस खड़ा है। डर के मारे दोनों जवान तुरंत पीछे हटते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, भागो, गार्ड्स को बुलाओ, ये इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। कुछ ही सेकंड में वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब मैदान में सिर्फ बूढ़ा सैनिक, आइस प्रिंसेस और वह रहस्यमयी आदमी बचते हैं। नकाबपोश धीरे से प्रिंसेस की तरफ मुड़कर कहता है, चलो, अब तुम मेरे साथ चलोगी। प्रिंसेस हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों, तुम हो कौन। वे हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि तुम बहुत भोली हो। तुम्हें सच में लगता है कि खुद को दुश्मन के हवाले करके तुम इस युद्ध को रोक दोगी। फिर वो समझाता है कि अगर वो ऑस्टिन के पास चली भी गई, तब भी उसके पिता कभी चुप नहीं बैठेंगे। दोनों राज्यों के बीच युद्ध होना तय है। वह आगे कहता है, अभी जो लोग भागे हैं वे पूरे राज्य में यही खबर फैलाएंगे कि एक अजनबी तुम्हें उठाकर ले गया है। इसके बाद दोनों सेनाएं तुम्हें ढूंढने निकलेंगी और आखिर में नतीजा सिर्फ एक होगा, युद्ध। वह प्रिंसेस को सलाह देता है कि अगर वह सच में अपने लोगों को बचाना चाहती है, तो अभी सबसे सही फैसला यही होगा कि कुछ समय के लिए दुनिया की नज़रों से गायब हो जाए। प्रिंसेस उसकी बातें सुनकर धीरे से पूछती है, अगर ऐसा है तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वह जोर से हंस पड़ता है और फिर एक ऐसा जवाब देता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, मदद, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा स्वीटी। कुछ पल रुककर वह ठंडी आवाज में कहता है, मैं तुम्हारा अपहरण कर रहा हूँ। रहस्यमयी नकाबपोश योद्धा राजकुमारी को ले जाता है। आखिरी पल में वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए दिखते हैं। फिर कहानी 7 साल पहले की घटनाओं पर वापस जाती है। ब्लैक माउंटेन की लड़ाई। राजा और उसकी छोटी सेना लड़ाई में बुरी तरह हार जाते हैं। कमांडर बताता है कि सेना लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है। राजा को एहसास होता है कि उसके पास बदला लेने की ताकत नहीं बची है। वह अपने लोगों को बचाने के लिए देवी नेरा से प्रार्थना करता है और अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। अचानक एनर्जी का एक अजीब धमाका होता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। उसी समय खबर आती है कि दुश्मन के खिलाफ सिर्फ एक योद्धा आया है। पहले तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन फिर अकेला योद्धा लड़ाई के मैदान में उतरता है। वह जबरदस्त तेजी और हुनर से सैकड़ों सैनिकों के बीच कूद पड़ता है। दोनों हाथों में धारदार हथियार पड़े वह पल भर में अनगिनत दुश्मनों को काटना शुरू कर देता है। लड़ाई के मैदान में खून, अफरा तफरी और दहशत फैल जाती है।
उसे कोई नहीं रोक सकता। वह अकेले ही पूरी सेना के खिलाफ मौत के तूफान की तरह लड़ता रहता है। उसने अकेले ही एक पल में हजारों दुश्मन सैनिकों को मार गिराया, जिससे दुश्मन घबरा गया। जनरल कुई ने 10,000 ढाल लिए सैनिकों को उसे रोकने का आदेश दिया। अचानक लड़ाई के मैदान में एक अजीब थंप थंप की आवाज सुनाई दी। मरे हुए सैनिकों के शरीर से बैगनी रंग की आभा निकलने लगी और वे एक एक करके जिंदा हो गए। घोस्टब्लेड ने मरे हुए सैनिकों को बुलाने के लिए एक बड़ा युद्ध ड्रम बजाया। उन सभी ने उसके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाई, हमारे मालिक अमर रहें। आखिरी सीन में ब्लैक माउंटेन पर अनगिनत मरे हुए योद्धा खड़े हो गए और एक डरे हुए सैनिक को एहसास हुआ, ये घोस्टब्लेड है। वह आदेश देता है, मेरे आदेश सुनो, पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो। चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है द नेकलेस। कहानी के इस हिस्से में हमें हचिन एम्पायर के एक बहुत गरीब स्लम एरिया में ले जाया जाता है। इस गंदे और भीड़ भरे स्लम के एक कोने में बैठी प्रिंसेस यान अपने हाथ में खाने का कटोरा देख रही थी और सोच रही थी। उसने खुद से कहा, मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे कि हचिन एम्पायर नीदरलैंड के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देशों में से एक है, लेकिन मुझे सच में गलत समझा गया था, है ना? यहाँ के हालात देखो और इस खाने का रूप देखो। जब यान इस खाने को लेकर परेशान था तो उसके बगल में बैठे रहस्यमय काले कपड़े पहने योद्धा या घोस्टब्लेड ने गंभीर आवाज में कहा, राजकुमारी, क्या तुम्हें यह खाना पसंद नहीं है? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे हाथ में ये खाने का कटोरा इस झुग्गी में रहने वाले एक बच्चे के लिए 3 दिन तक चलेगा, तो तुम क्या कहोगी? इसलिए इसे चुपचाप खा लो, हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। जब वे बातें कर रहे थे अचानक कहीं से एक प्यारी सी छोटी लड़की आई और उनके सामने खड़ी हो गई। लड़की के हाथ में एक सेब था। उसने उनसे बहुत धीमी आवाज में कहा, ओम। हेलो सुंदर दादी, ये सेब तुम्हारे लिए है। यान इतना तोहफा पाकर थोड़ा हैरान हुआ। वो लड़की की तरफ झुका और धीरे से पूछा, क्या ये मेरे लिए है? लड़की ने बहुत मासूमियत से सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम आसमान से आई परी हो? बच्चे की इतनी प्यारी बातें सुनकर यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आह, हाँ, तुम सच में बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं कोई परी नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ। जब यान बच्चे से बात कर रहा था तो उसके बगल में बैठे घुसब्लेड के मन में एक पुरानी नाराजगी जाग उठी। उसने गुस्से से कहा, परी, निकल जाओ। इन परियों ने हमें एक सुनहरी सभ्यता बनाने में मदद की और फिर एक दिन वे आईं और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन्हें सच में तय कर लेना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। वे कितनी घिनौनी और अजीब जाती हैं। घोस्टब्लेड के गुस्से के जवाब में यान ने शांति से अपनी राय दी। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने पापों की सज़ा मिली सर। हम बहुत ज़्यादा लालची और एहसान फरामोश हो गए थे, जो हम इंसान अक्सर करते हैं। लेकिन घोस्टब्लेड ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और मजाक उड़ाया, हाँ हाँ, अगर तुम्हारी देवी सच में लोगों को वैसी सज़ा देती जैसी तुमने कही, तो मेरे जैसे पापी इंसान अब तक 1000 बार मरकर भूत बन चुके होते। तभी एक तरफ से जोर की आवाज़ आई, टिनोंग। किसी ने फलों की टोकरी को लात मारकर पलट दिया और लाल सेब हर जगह बिखर गए। वहां झुग्गी झोपड़ी का एक गरीब फल बेचने वाला जमीन पर घुटनों के बल बैठा एक बेरहम टैक्स कलेक्टर के पैर पकड़े हुए दिखता है। उसके बगल में एक बड़ा गार्ड खड़ा है। बेचारा आदमी रोता है और कहता है, भगवान, मैं आपके पैरों पर गिर रहा हूँ, कसम खाता हूँ कि मैंने पिछले महीने हमारी सारी सिक्योरिटी मनी दी थी। लेकिन वह बेरहम आदमी बिना कोई दया दिखाए कहता है, क्या मैंने अपनी बात साफ नहीं की थी? ये नया हिसाब तुम्हारे घर आए नए बच्चे को ध्यान में रखकर किया गया है। बेचारा आदमी आगे गिड़गिड़ाता है, भगवान दया करो, हमारे पास इस महीने पेट भरने के लिए एक सिक्का भी नहीं बचा है। ये शोर सुनकर यान ने उनकी तरफ देखा और घोस्ट ब्लेड से पूछा, वहां क्या हो रहा है? घोस्ट ब्लेड ने बहुत शांति से जवाब दिया, ये कुछ भी सीरियस नहीं था। कुछ गुंडे आए और प्रोटेक्शन के लिए पैसे ऐंठ लिए। ये हमारा काम नहीं है। लेकिन वो टॉर्चर देखकर यान का दिल रो पड़ा। दूर से छोटी बच्ची अपनी माँ की तरफ दौड़ती हुई दिखी। माँ चिल्लाते हुए और जालिम गुंडे ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। यह सीन देखकर यान ने घोस्ट ब्लेड से गुजारिश की, घोस्ट ब्लेड, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी, प्लीज कुछ करो। लेकिन घोस्ट ब्लेड ने रोकेपन से पूछा, मैं मदद करने क्यों जाऊं? यान को तब गुस्सा आया और उसने कहा, जब तुम्हारे पास मदद करने की पावर है तो तुम यहाँ चुपचाप बैठकर ये मजाक कैसे देख सकते हो? घोस्टब्लेड ने तब यान को एक बहुत ही असली लेकिन बेरहम सच याद दिलाया। वह कहता है, मेरी छोटी राजकुमारी, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हजारों दूसरे लोग भी अभी उसी हालत में जी रहे हैं जैसी उस औरत के साथ है? अगर मैं आज उसे बचा लेता हूँ तो बाकी लोगों को क्यों नहीं बचा लेता? क्या मुझे उन सबको बचाने में लग जाना चाहिए? और अगर मैं उसे बचा भी लूँ तो इससे दुनिया में क्या बदलाव आएगा? क्या दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी? जवाब है नहीं।
इससे सिर्फ तुम्हारी अपनी नज़रों में तुम्हारी इमेज बेहतर होगी, जो इस बड़ी दुनिया के नियमों में बहुत छोटी बात है। या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? घोस्टब्लेड आगे कहता है, और कभी कभी लोगों को बचाने की यह गलत फहमी हमें किसी बड़ी ट्रेजेडी या एक्सीडेंट की ओर ले जाती है। ये कहते हुए घोस्टब्लेड को अपने अतीत की एक दर्दनाक याद आती है, जहां एक छोटा लड़का बर्फ में हाथ जोड़कर रो रहा था और कह रहा था, प्लीज मुझे बचा लो। असल में स्थिति और भी डरावनी हो जाती है। टैक्स कलेक्टर ने छोटी बच्ची को उसकी माँ के सीने से छीन लिया और कहा, तो तुम्हारे पास कोई सिक्के नहीं है? बहुत अच्छा, फिर हम अपना सारा कर्ज खून खराबे से वसूल करेंगे। बच्ची डर के मारे चिल्लाई, माँ माँ। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, बस रुको। अचानक गुंडा हैरानी से मुड़ा और बोला, हाँ? वहां देखा कि राजकुमारी यान उनके सामने बहुत मजबूती से खड़ी थी। जालिम ने यान का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम उनकी मदद करना चाहती हो लक्ष्मी? कोई बात नहीं, हमें उनके दिए हुए पैसे दे दो, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। फिर यान ने अपना हाथ अपने गले पर रखा। उसने कहा, मेरे पास कोई पैसा या सिक्के नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना यह हार दे सकता हूँ। यह आसमान से बर्फ जैसे नीले पत्थर से बना है, और इसकी कीमत इस गरीब परिवार को परेशान करके तुम जो कमाओगी उससे कहीं ज्यादा है। इसे लो और यहाँ से चले जाओ, फिर कभी उनके पास मत आना। जब रॉय नाम के बड़े गार्ड ने नीले पत्थर का लॉकेट देखा तो वह लालची हो गया। उसने अपने साथी से फुसफुसाकर कहा, आइस ब्लू स्टोन, ये लड़की हमारी सोच से कहीं ज्यादा कीमती है। चलो, क्यों ना हम इसे भी अपने साथ ले चलें। लेकिन उसका साथी काफी चालाक था। उसने रॉय की छाती पर हाथ रखकर उसे रोका और कहा, एक मिनट रुको रॉय। उसने यान को ध्यान से देखा और कहा, उसके सादे कपड़ों के अलावा उसका व्यवहार और शाही मिजाज देखो। सुनो, वह कैसे बोलती है। वह पक्का किसी बड़े शाही परिवार या अमीर परिवार से है। मैं किसी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। अब हम अमीरों के साथ कोई लड़ाई या झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बस ये हार लो और यहां से निकल जाओ। रॉय तब थोड़ा नाराज हुआ और बोला, ठीक है, तुम हमेशा सच बोलते हो, तुम बहुत चालाक हो। लॉकेट हाथ में लेने के बाद टैक्स कलेक्टर ने यान को देखा और कहा, ठीक है, आज लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, और अब हमें निकलना है, हमें बहुत ज़रूरी काम करना है। चलो रॉय, निकलते हैं। गुंडों के जाने के बाद माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने शुक्रगुजारी में सिर झुकाया और ईरान से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी दादी। तुमने आज मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे नहीं पता कि मैं उसके बिना क्या करता। मुझे तुम्हें धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। हमारी देवी नेरा तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो औरत जा रही थी, घोस्टब्लेड फिर से एन के पास खड़ा हो गया। उसने एन से पूछा, तुम अपने जन्म देने वाले माता पिता की आखिरी याद को उन लोगों के लिए कैसे कुर्बान कर सकते हो जिन्हें तुमने कभी जाना या देखा नहीं? तुमने ऐसा क्यों किया? यान ने फिर दूर आसमान की ओर देखा और शांत आवाज में जवाब दिया, वो बस एक चीज थी। ऐसा नहीं था कि वो मेरे असली माता पिता को मेरे पास वापस ला सकती थी। वो बस एक बेजान चीज थी। यान रुका और आ भरी। लेकिन आज उस छोटी सी चीज की वजह से एक छोटे बच्चे को अपने माता पिता के साथ थोड़ी देर और रहने का मौका मिला। कम से कम वे थोड़ी देर और साथ में हंस तो सकते हैं। आखिर में यान ने अपनी आंखों से गिरे पानी की एक बूंद को अपने हाथ से पूंछा। उसकी आंखें फड़क रही थीं। उसने अपना दर्द छिपाते हुए घोस्टब्लेड की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी बात थी। चलो, अब चलते हैं। कहानी का अगला हिस्सा एक शांत लेकिन रहस्यमयी रात के सीन से शुरू होता है। चारों ओर गहरे अंधेरे के बीच आसमान में एक चांदी जैसा चांद चमक रहा है, और दो पक्षी एक पेड़ की सूखी डालियों पर चुपचाप बैठे हैं। एक सराय के बाहर लटका साइन बोर्ड रात की हल्की हवा में लहरा रहा है। कमरे के अंदर लकड़ी की टेबल पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है, जिसकी रोशनी में राजकुमारी यान गहरी नींद में सो रही है। यान का शांत माहौल अचानक तब टूट जाता है जब कमरे का दरवाजा बहुत धीमी लेकिन भूतिया आवाज के साथ खुलता है। क्रीच। अंधेरे से एक रहस्यमयी आकृति कमरे घुसती है। सोया हुआ यान अनजाने में जाग जाता है और पुकारता है, मॉम। तभी अंधेरे में चमकती हुई नारंगी आंखों की एक जोड़ी यान को देखती है, जो बहुत डरावनी और अजीब लगती है। लेकिन एक पल में आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। अंधेरे में एक तेज तलवार अपनी म्यान से तेज आवाज के साथ निकली। शश। रात के सन्नाटे में मोमबत्ती की लौ एक तेज ब्लेड से दो टुकड़ों में कट गई, और तभी सीन बदल गया और हमें हचिन एम्पायर के गंदे स्लम एरिया में वापस ले जाया गया। वहां गुंडों का एक ग्रुप जलती हुई आग के चारों ओर बैठा था, शराब पी रहा था और मजे कर रहा था। उनमें से एक ने आग की रोशनी में यान से चुराया हुआ बर्फ नीले पत्थर का लॉकेट दिखाया और अपने बॉस से कहा, अच्छा,
बॉस, क्या ये सच है कि तुमने और रॉय ने मिलकर स्वर्ग से वे बर्फ नीले पत्थर का हार चुराया था? हमें मत दिखाओ। देखो ये आग की रोशनी में कैसे चमक रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यह सच में बहुत सुंदर है, मानो स्वर्ग से उतरा हो। लॉकेट देखकर दूसरे गुंडे ने नशे में कहा, बॉस, हमें एक बार उस स्वर्ग जैसी जगह पर जाना चाहिए। खासकर उन पंखों वाली लड़कियों को आमने सामने देखना, मुझे वे सच में पसंद है। चलो कुछ मजे करते हैं बॉस। लेकिन उसकी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर उनके लीडर ने उसे डांटा और कहा, ओह, तुम बेवकूफ़, तुम यहाँ जिस रेस की बात कर रहे थे वो पंखों वाली रेस है या पंखों वाली रेस? उन बातचीत के बीच में अचानक हवा का एक झोंका आया और आग की लपटें हिल गईं। फुस! गुंडों का लीडर चौंक गया और अंधेरे में देखकर बोला, हाँ, वहां कौन खड़ा है? उस घने अंधेरे के बीच से घोस्ट ब्लेड धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में बड़ी तलवार आग की रोशनी में चमक रही थी। उसने गुंडों को देखा और बहुत ठंडी और धमकी भरी आवाज में कहा, स्वर्ग का रास्ता बहुत दूर है। क्या मैं तुम्हें नर्क के रास्ते तक थोड़ी लिफ्ट दे दूं? जैसे ही उसने ये कहा, घोस्ट ब्लेड ने पलक झपकते ही अपनी तलवार घुमाई और एक वार किया। तूफान की तेजी से उनकी ओर दौड़ा। चारों ओर सिर्फ गुंडों की चीखें और डर के मारे भागने की आवाजें थीं। भागो, जल्दी भागो, आह! घोस्टब्लेड गुंडों पर ऐसे झपटा जैसे वह कोई भगवान का दूत हो। तलवार के वार से उनकी तेल की लालटेनें पलट गईं। इस बहुत खूनी लड़ाई के साथ साथ घोस्टब्लेड के दिमाग में एक पुरानी गहरी फिलोसॉफिकल बातचीत चल रही थी। पहले यान ने उससे पूछा था, जब तुम्हारे पास उनकी मदद करने की ताकत है तो तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? उस याद के जवाब में घोस्टब्लेड का अपना जवाब गूंजा, इंसानों को जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए, बनाने वाले ने उन्हें पैदा होते ही उनके अंदर दे दिया है। वह अनमोल ताकत हर इंसान के अंदर छिपी है। असल में गैंगस्टरों का ठिकाना एक कसाई खाना बन गया था। घोस्ट ब्लेड की तलवार के हर वार से हर गैंगस्टर के शरीर से खून निकल रहा था। उसका क्रूर रूप देखकर गैंगस्टर बचने के लिए चिल्लाने लगे, हे भगवान, हमें बचाओ, प्लीज! आह! घोस्टब्लेड के मन में पुरानी यादें और विचार एक स्पिरिचुअल शतरंज की बिसात की तरह काम कर रहे थे, जहां वह एक योद्धा के मोहरे से फरिश्ते के मोहरे को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, किस्मत एक नदी की तरह है और हम सब नदी पर तैरती मछलियां हैं। कभी कभी तुम जैसी कोई खास मछली दूसरी मछलियों को रास्ता दिखाने और नदी का रास्ता बदलने के लिए आती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ नदी का रास्ता बदल सकते हो, लेकिन उसकी असली मंजिल कभी नहीं बदल सकते। 1000 साल तक कोशिश करने के बाद भी इंसानों के लिए आखिरी नतीजा बदलना नामुमकिन है। लड़ाई के आखिर में एक गुंडा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसने घोस्ट ब्लेड से कहा, मुझे मत मारो, मेरे पास बहुत सारा सोना और खजाना है, सब ले लो। लेकिन घोस्ट ब्लेड को उसके खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बहुत रूखेपन से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी जान दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे वह हार चाहिए जो तुमने उस लड़की से चुराया था और तुम्हारे सारे पैसे। गुंडे ने अपनी जान के डर से अपना हाथ बढ़ाया और उसे लॉकेट दिया और कहा कि बाकी पैसे एक खलिहान के तहखाने में छिपे हैं। लॉकेट हाथ में लेकर घोस्टब्लेड ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन एक छोटी सी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिस पर कोई समझदार इंसान भरोसा करेगा। ये कहकर उसने आखिरी गुंडे को खत्म कर दिया। अगली सुबह राजकुमारी यान एक सुंदर और शांत माहौल में जागी। लेकिन जागने से पहले उसने एक अजीब और दुखद सपना, बुरा सपना देखा। सपने में एक पंखों वाला फरिश्ता या योद्धा किसी बड़ी गलती पर पछता रहा था और कह रहा था, यूला सरका, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जो हुआ उसकी कीमत मुझे चुकानी होगी। अलविदा मेरी प्यारी बेटियों। यान जल्दी से उठा और उसने खुद को एक नरम बिस्तर पर पाया। वह सोच रहा था कि सपने में उसने जो यूला सर का नाम सुने थे वे असल में कौन थे। तभी बेडशीट से झांकती रोशनी ने उसे वह जाना पहचाना हार दिखाया जो उसने खो दिया था, करीने से रखा हुआ था। अपना हार वापस पाकर वह बहुत खुश हुआ। यान कमरे से बाहर आया और उसने देखा कि घोस्ट ब्लेड अपने घोड़े पर सवार होकर जाने के लिए तैयार है। यान आगे बढ़ा और शुक्रिया अदा करने के लिए घोस्ट ब्लेड के कपड़ों का कोना खींचते हुए कहा, सर, मैं सच में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा हार लौटाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। घोस्टब्लेड ने अपनी हमेशा की तरह गंभीर आवाज में जवाब दिया, मुझे धन्यवाद मत दो। तुम खुद देख लोगे कि मैं उन लोगों से अलग नहीं हूँ जिनसे तुम इतनी नफरत करते हो। वह यान को चेतावनी देता है कि वह हार को दोबारा ऐसे हाथ से न जाने दे। उनकी बातचीत के बीच में केन नाम का एक जवान और ताकतवर योद्धा अचानक हाथ में तलवार लिए प्रकट होता है। वो गुस्से में घोस्टब्लेड से कहता है, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया, कमीने। केन अचानक घोस्टब्लेड पर पीछे से हमला करता है। चिमन्ना घोस्टब्लेड केन के चुपके से किए गए हमले का मजाक उड़ाते हुए कहता है, पीछे से हमला? क्या यही तुम्हारी बहादुरी है?
केन जवाब देता है, तुम्हारे जैसे राक्षस से लड़ाई में कोई बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि लड़ाई बढ़ती, यान ने केन को चिल्लाकर रोकने की कोशिश की। केन, प्लीज यहां मत लड़ो, इससे टेम्पलर्स अलर्ट हो जाएंगे। केन को राजकुमारी को सुरक्षित देखकर राहत मिली, लेकिन उसे लगा कि घोस्ट ब्लेड ने यान को किडनैप कर लिया है। उसने यान को अपने पास खींचा और कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी राजकुमारी? इस क्रिमिनल ने तुम्हें किडनैप किया था और मुझे तुम्हारी रक्षा करनी थी। लेकिन यान ने केन को गलत साबित करते हुए कहा, नहीं कैन, गलत हो। वही क्रिमिनल हो सकता है, लेकिन इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं था। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ आया था। सच कहूं तो उसने मुझे हचिन एम्पायर के उन गुंडों से बचाया था। जब हालात शांत हुए तो घोस्ट ब्लेड ने अपने घोड़े पर बैठकर यान को आखिरी ऑफर दिया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है छोटी राजकुमारी। या तो तुम मेरे साथ आओ और अपनी जिंदगी का सच पता लगाओ, या तुम इस लड़के के साथ महल वापस जा सकती हो और अपनी बाकी जिंदगी एक डरावनी परियों की कहानी में जी सकती हो, जहां पिछली रात जैसे बुरे सपने तुम्हें परेशान करेंगे। ये कहकर घोस्ट ब्लेड चला गया, जिससे केन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। घोस्ट ब्लेड के जाने के बाद यान ने केन से पूछा, लेकिन केन, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तभी एक छोटा लड़का जमीन पर हाथ पैर बंधे हुए पड़ा दिखा। लड़का दर्द से चिल्लाया और बोला, प्रिंसेस, ये कामयाबी मेरी है। सर केन ने वादा किया था कि अगर मैंने सच बताया तो वो मुझे खोल देंगे। अब जब आपने उन्हें ढूंढ लिया है तो इसका मतलब है कि मैंने झूठ नहीं बोला। प्लीज मुझे खोल दो। यान बड़ी दया से लड़के को खोलने के लिए आगे बढ़ा और उसका नाम पूछा। लड़के ने बताया कि उसका नाम मार्स है और वह ब्लैकस्मिथ ग्रे की लोहार की दुकान पर एक आम ट्रेनी था। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैं बस एक अनजान आदमी घोस्ट ब्लेड को महल तक ले जा रहा था और इसीलिए ये नाइट मुझे ले गया और इतनी बेरहमी से पूछताछ की। मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मार्स की बेबस हालत देखकर यान को केन की बेरहमी भरी पूछताछ का पता चला। मार्स ने कहा, रुको, नुकीले कान, सिल्वर बाल, तुम आइस प्रिंसेस हो। यान ने कहा, मुझे यह नाम पसंद नहीं है, प्लीज मुझे इसकी याद मत दिलाओ, मैं बस यान हूँ। मार्स ने खुद से कहा, तो ये वही है जो मेरे सामने खड़ी है, जिसे सब चुड़ैल कहते हैं, जो इंसानों के लिए मुसीबत लाएगी। लेकिन मुझे बस एक सुंदर और शरीफ लड़की दिख रही है। इस दुनिया में लाखों अजीब लोग हो सकते हैं, लेकिन अभी किसी अनजान वजह से मेरा मन कह रहा है कि वो उनमें से कभी नहीं हो सकती। बॉडीगार्ड ने कहा, क्या तुम वो वाइन लाए हो जो मेरे लॉर्ड लॉर्ड ड्यूक ने तुमसे लाने को कहा था? पहाड़ पर बैठे नाइट ने कहा, अंदर जाओ, लेकिन पक्का कर लेना कि ड्यूक तुमसे खुश हो। लॉर्ड ड्यूक ने कहा, बुरा नहीं, बहुत अच्छा, तुम काफी हैंडसम हो, है ना? माय लॉर्ड ड्यूक, आपको पता ही होगा कि गायब राजकुमारी को लेकर पूरी राजधानी में क्या हंगामा हो रहा है। फिर भी इस मुश्किल समय में भी आपको मौज मस्ती और खेल कूद के लिए इतना अच्छा समय मिल जाता है। मैं सच में हैरान हूँ, योर ग्रेस। हाँ हाँ हाँ, ये मेरा काम नहीं है। शाही नाइट्स को ये गंदगी साफ करने दो। बिल्कुल, सफाई उन शाही कुत्तों पर छोड़ दो। सुंदर लेडी, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। जिस दिन राजकुमारी को किडनैप किया गया था उस दिन मैंने ही उस गैंग के लिए महल का मेन गेट खोला था। जानती हो क्यों? क्योंकि ब्लडी एंजल ओसिन का विरोध करना मुस्कुराते हुए अपने डेथ वारंट पर साइन करने जैसा है। अगर राजा खुद अपनी कब्र में जाना चाहता है तो मुझे उस बूढ़े बेवकूफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेना कहती हो, योर ड्रेस, आप बहुत समझदार हैं, राजा से भी ज्यादा समझदार। लॉर्ड ड्यूक कहते हैं, क्या तुम यहाँ नहीं हो? मुझे तुम्हें पहले याद होता। तुम्हारा नाम क्या है? लेने कहती है, मेरा नाम लेने है, योर ग्रेस। लॉर्ड ड्यूक कहते हैं, लेने, एक शानदार और अनोखा नाम। रुको, क्या मैंने ये नाम पहले सुना है? लॉर्ड ड्यूक कहते हैं, लेनिया, लेनिया द बर्निंग रोज, तुम खूनी हत्यारे हो। लेनिया कहती है, हाँ मैं हूँ, लेकिन योर ग्रेस, अब तुम मरे हुओं में काफ़ी समझदार आदमी हो। लाल बालों वाली, लाल आंखों वाली खूबसूरत लेनिया द बर्निंग रोज, बिल्कुल तुम्हारी कहानी की तरह ये सच है कि बड़ी मछली को बड़े चारे की ज़रूरत होती है। तुम्हारा नाम काफ़ी बड़ा है ना? तुमने कई मशहूर, अमीर, असरदार लोगों और अनगिनत नाइट्स को मारा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सिर पर इनाम इस लॉर्ड ड्यूक से कहीं ज्यादा है। बताओ, शिकारी और शिकार दोनों होना कैसा लगता है? तुम कॉलर हो, है ना? वो बदनाम इनामी शिकारी। मैं तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान लेता। हाँ, मैं हूँ। लीनिया जैसी खूबसूरत लड़की का सिर काटना बेकार है। चलो, तुम्हें मारने से पहले कुछ मज़ा करते हैं, क्योंकि तुम इतने ज़िद्दी हो। चलो कुछ मज़े करते हैं, लीनिया कहती है। तुम भाग नहीं सकते, कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं क्या? वह कहाँ गया? अलविदा मिस्टर बाउंटी हंटर, क्या मेरे साथ मज़े करने के लिए कोई बचा है?
नहीं प्रिंसेस, तुम नहीं कर सकती। अगर वो मशहूर घोस्ट ब्लेड है तो ये और भी सबूत है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह एक कातिल है, एक बेरहम वैम्पायर। केन, वो भरोसे के लायक है या नहीं, इसका मेरे उसके पीछे जाने से कोई लेना देना नहीं है, यान कहता है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। प्रिंसेस, तुम्हारे पिता खुद राजा हैं, उनके पास तुम्हारी रक्षा करने की ताकत है। यान ने कहा, केन, तुम एक सम्मानित नाइट हो, पक्का तुम समझते हो कि एम्पायर में हालात कितने खराब हैं। तुम शायद ना समझो केन, लेकिन जिस दिन से मैंने अपने सिर से ये ताज उतारा है, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही वापस जाने के बारे में सोचा। मार्स ने खुद से कहा, तो ये बात है। प्रिंसेस इसलिए भाग गई क्योंकि वो दूसरों के लिए खतरे में नहीं पड़ना चाहती। वो मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी वो पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है। केन ने कहा, लेकिन प्रिंसेस, तुम्हारे पापा? यान ने कहा, केन, मुझे अपनी एक और बात मत सुनने देना, ये मेरा ऑर्डर है। केन ने कहा, जब तुम्हारा फैसला फाइनल है तो मुझे तुम्हें रोकने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। तुम जो भी करो, जहां भी जाओ, प्लीज कम से कम मुझे अपने साथ रहने दो। केन, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, मेरे जैसे किसी के लिए इसे बर्बाद मत करो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। केन कहता है, राजकुमारी, मैंने पैलेस ऑफ फाइव ब्लेड्स में तुम्हारी रक्षा करने की कसम खाई थी। प्लीज किसी नाइट को अपनी कसम तोड़ने पर मजबूर मत करो। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। केन और यान कहते हैं, तुम? मैं उन कहानियों और कहानियों को सुनकर थक गया हूँ जो मेरे मालिक मुझे हर दिन सुनाते हैं। मैं एक एक्सपीडिशन पर जाना चाहता हूँ और असली दुनिया भी देखना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारा सामान उठा सकता हूँ, तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। इसके अलावा, अगर तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे तो राजा के सैनिक मुझे ज़रूर ढूंढ लेंगे। फिर वे तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे बेरहमी से टॉर्चर करेंगे। तब शायद मैं सच बता दूं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मार्स इस खतरनाक मिशन में कैसे शामिल हो गया। आज हम देखेंगे कि उनके साथ आगे क्या हुआ। एक रहस्यमयी परछाई रात के अंधेरे में एक घर की छत पर अकेली बैठी थी। तभी पीछे से एक हुड वाली लाल बालों वाली महिला हत्यारी दिखाई दी। हाँ दोस्तों, वह कोई और नहीं बल्कि खुद लेनिया द बर्निंग रोज थी। लेनिया ने अपना क्रॉसबो उस परछाई पर निशाना साधा, लेकिन वह इंसान कोई आम इंसान नहीं था। उसने लेनिया की मौजूदगी महसूस की और कहा, परछाई ने कहा, तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो कि सोचते हो कि तुम मुझे अकेले मार सकते हो, है ना? लेना कहती है, बहुत दिनों बाद मिलते हैं। तुम अब भी पहले की तरह सावधान हो, कभी भी अपनी सावधानी कम मत करना। बहुत समय हो गया। वो रोती हुई लड़की चली गई, है ना? अपने उन लाल होठों को देखो। मुझे यकीन है कि इन होठों के जादू में कई लोगों की जान चली गई होगी। सीधी बात कहूँ तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं शॉर्ट में बताऊंगी। कुछ दिन पहले व्हाइट टेम्पल ने मुझे एक मिशन दिया था तुम्हारे और राजकुमारी के लिए। मुझे नहीं पता कि तुम्हें उनसे क्या दुश्मनी है, लेकिन तुमने उनका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने मेरे लिए एक मिशन तय किया है। ओसन और कटालिस दिन ब दिन काफ़ी डरावने होते जा रहे हैं, है ना? नहीं, वे बस अपनी पावर की लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, लेना कहती है। मंदिर की ताकत तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा है। मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह दूंगा। वे तुम्हें तब तक मारने का रिस्क नहीं लेंगे जब तक उन्हें अपनी कामयाबी का पूरा यकीन न हो जाए। लेकिन मैं तुम्हारे आसपास के लोगों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। मैंने खुद इस मिशन को मना कर दिया था, लेकिन अगर मैंने इसे मान लिया होता तो राजकुमारी। शैडो फिगर कहती है, नैरेटर, तभी कुछ बहुत बुरा हुआ। शैडो फिगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके छत तोड़ देती है। एक जोरदार धमाके के साथ छत का एक हिस्सा गिर जाता है। लिनिया कहती है, आह। शैडो फिगर कहती है, तुम पहले से कहीं ज्यादा बहादुर हो गए होगे, या और भी ज्यादा बेवकूफ। तुम्हें क्या लगता है कि कितने लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बच निकले? मैं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहता था कि शायद अब मुझ में तुम्हारी मदद करने की काबिलियत है। मैं पूरी जिंदगी आपका एहसानमंद रहा हूँ क्योंकि आपने इतने साल पहले मेरी जान बचाई थी। अब मैं आपके पैरों में गिड़गिड़ाता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ चलने दीजिए। नैरेटर, सुबह का सूरज धीरे धीरे झांक रहा था। पूरे शहर में शांति छाई हुई थी। लेना की गुहार सुनकर परछाई थोड़ी देर चुप रही। लेना ने कहा, उसने कहा कि वह आज उत्तरी रेगिस्तान के लिए निकलेगा और हमसे यहीं उसका इंतजार करने को कहा है। परछाई ने कहा, हो सकता है वो अब तक इस इलाके में हो। ठीक है, तुम मेरे पीछे आ सकती हो, परछाई ने कहा। लेकिन याद रखना, लेनिया, अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा हुआ कि तुम बेमकसद उस जिंदगी से भटकने की कोशिश कर रही हो जो मैंने तुम्हें दी है, मैं इसे छीन लूंगा, परछाई कहा। चिंता मत करो, मैं लेनिया तुम्हारी तीसरी तलवार बनूंगी, लेनिया ने कहा। सीन बदलता है। यह जगह सच में बहुत बड़ी है। हम दिन भर राइडिंग करते रहे हैं और हमने अभी तक एक भी जिंदा जानवर नहीं देखा है। यह इलाका कहानियों और किस्सों से भरा है,
जैसे उत्तर के राजा होंगडो की कहानी। मार्स ने कहा, मैंने उनका नाम अपने मालिक ग्ले से सुना था। मालिक तो सच में किताबी कीड़ा है। वह इस रेगिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी थे, मार्स ने कहा। उसने बिना खून की एक बूंद बहाए उत्तर के सभी कबीलों को एक कर दिया, जो बहुत मुश्किल था। उसने कभी भी पड़ोसी राज्यों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने लोगों पर ध्यान दिया, यहाँ तक कि रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान भी बनाया। उसके राज में यह ऊबड़ खाबड़ और बंजर जमीन पूरे महाद्वीप के सबसे ताकतवर राज्यों में से एक बन गई। सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसे शांतिप्रिय टाइटन भी कहा जाता था। यान ने कहा, मेरे पिता भी उत्तरी राजा का बहुत सम्मान करते थे। वह कहते थे कि राजा होंगडो पवित्र युद्ध के बाद से महाद्वीप के सबसे महान शासक थे। ये 3 साल पहले की बात है। जो सच में? मार्स ने कहा, हाँ, लेकिन किसी अनजान वजह से वह खुद घोड़े पर सवार होकर हेवन टावर में एक मना की गई पवित्र जगह में जबरदस्ती घुस गया। आखिर में उसे टावर के किनारे कैटालिस ने मार डाला। लिन्या ने कहा, कितनी अफसोस की बात है। उसके जैसा हीरो ऐसे मर गया और किसी को असली वजह भी नहीं पता चली। यान ने कहा, उसने ऐसा क्यों किया? अपना राज्य, अपना परिवार छोड़कर और एक मना की हुई जगह में घुसना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। सीन बदला। मार्स ने कहा, वह वह क्या है? क्या वह रेत का तूफान है? नरेटर, दूर से एक बहुत बड़ी घुड़सवार सेना आ रही थी, जो रेगिस्तान की गर्म रेत को उड़ा रही थी। उनके घोड़ों के खुरों की आवाज से पूरा रेगिस्तान हिल रहा था। केन तुरंत अलर्ट हो गया। केन ने कहा, वे उत्तरी कबीले के योद्धा हैं। उत्तरी कबीले की महिला योद्धा ने कहा। उसने उत्तरी रेगिस्तान की भाषा में कुछ जोर से चिल्लाया। नरेटर, सेना के आगे एक खतरनाक महिला योद्धा अपने बाघ की पीठ पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने अपना धनुष और तीर चढ़ाया, मार्स पर निशाना साधा और एक आंख बंद करके एक प्यारी लेकिन बेरहम मुस्कान दी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक रहस्यमयी महिला योद्धा ने मार्स पर अपने धनुष से तीर चलाया। आज हम देखेंगे कि उस भयानक हमले के बाद क्या हुआ। जैसे ही लड़की ने धनुष की डोरी छोड़ी, धक्का, एक तेज तीर हवा में उड़ता हुआ आया। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक रहस्यमयी महिला योद्धा ने मार्स पर अपने धनुष से तीर चलाया। आज हम देखेंगे कि उस भयानक हमले के बाद क्या हुआ। जैसे ही लड़की ने धनुष की डोरी छोड़ी, धक्का, एक तेज तीर हवा में उड़ता हुआ आया। मार्स ने कहा, आ मार्स ने कहा, आ तीर सीधे मार्स के ऊंट की काठी पर लगा। जोरदार टक्कर से मार्स ऊंट की पीठ से गिर गया और धूल में गिर गया। तीर सीधे उसके बगल की रेत में जाकर अटक गया। मार्स ने कहा, यह तो मुझे लगने ही वाला था। क्या ये जंगली लोग मेहमानों का स्वागत ऐसे ही करते हैं? उन्हें पूरी तरह मार डालते हैं? वह मुस्कुराई और चली गई। घुड़सवारों के उस बड़े ग्रुप के खुरों की आवाज से पूरा रेगिस्तान हिल रहा था। मार्स पर सीधे हमला करने के बजाय वे उनसे बचकर निकल गए और धूल का तूफान उठाते हुए भाग गए। मार्स दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मार्स, तुम ठीक हो? यान ने कहा। ऐसी बात कौन सुनेगा? इतने सारे बर्बर लोग कहाँ से हैं? लाल और नीले पंख, तुम सही कह रहे हो। यह सच में एक तरह का स्वागत था, लेनिया ने कहा। यह सिर्फ एक साधारण स्वागत से कहीं ज्यादा है। यहाँ हर कोई एक योद्धा है। वे लड़ाई करके दोस्त बनाते हैं। ये उनकी जिंदगी का तरीका है। खुद को तैयार करो। तुम्हें शायद अपने हाथ पैर थोड़े फैलाने पड़े। परछाई कहती है, हम पहुंच गए हैं। मार्स कहता है, यहाँ कहाँ? यान कहता है, यह जगह, यह है। जब वे किसी ऊंचे पहाड़ या घाटी के किनारे खड़े हुए तो नीचे का नज़ारा देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ रेगिस्तान के ठीक बीच में एक गहरी घाटी के नीचे छिपा हुआ एक बहुत ही सुंदर जगमगाता शहर है। इस जगह को वाटरलाइट सिटी कहा जाता है। यह उत्तरी रेगिस्तान की राजधानी है। यह रेगिस्तान के सबसे गहरे हिस्से में एक घाटी में बसा है। इस शहर को ढूंढना इतना मुश्किल है कि कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनकी किस्मत में यहाँ पहुँचना लिखा होता है। ऊपर का कठोर रेगिस्तानी मौसम आसपास के नज़ारों से बिल्कुल अलग है। इन घाटियों की उपजाऊ मिट्टी, सुहावना मौसम और आसपास के पेड़ पौधे और जानवर मिलकर एक स्वर्ग जैसा माहौल बनाते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह पूरा शहर उत्तर के राजा होंगड़ों के नेतृत्व में बनाया गया था। इस शहर में एक और अजीब और खूबसूरत चीज़ है जिसे वाटरलाइट बटरफ्लाई कहते हैं। ये तितलियां आमतौर पर वाटरलाइट नदी के किनारे रहती हैं।
कभी ये इस महाद्वीप पर हर जगह पाई जाती थीं, लेकिन शिकारियों की वजह से ये लगभग खत्म हो गई हैं। उनकी आखिरी सुरक्षित पनाह अब इस वाटरलाइट शहर के लोगों के पास है। हालांकि वे कानून से सुरक्षित हैं, फिर भी कुछ लालची शिकारी कभी-कभी इन दुर्लभ जीवों का शिकार करने आते हैं और मौत की सजा का जोखिम उठाते हैं। इस वाटरलाइट सिटी की एक और अद्भुत और अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग कोई नकली आग या टॉर्च लाइट इस्तेमाल नहीं करते। वे वाटरलाइट तितलियों के लिए लालटेन, लैंप और छतों पर खाना छोड़ देते हैं, और जब उस खाने से आकर्षित होकर हजारों तितलियां वहां इकट्ठा होती हैं, तो उनके शरीर से निकलने वाली कुदरती रोशनी से पूरा शहर चमक उठता है। अब इस इलाके के महान शासक राजा होंगड़ों की बातों पर आते हैं, जिन्हें सब शांतिप्रिय टाइटन कहते थे। उन्होंने बिना किसी सैन्य जीत या खून खराबे के बातचीत से उत्तरी रेगिस्तान के 19 कबीलों को एक किया और इस इलाके के पहले राजा बने। अपने 20 साल के राज में उन्होंने कभी किसी कमजोर पड़ोसी राज्य पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने देश का ध्यान रखा और रेगिस्तान के बीचों बीच एक सुंदर ओएसिस बनाया। उनके राज्य में यह ऊबड़-खाबड़ बंजर जमीन पूरे महाद्वीप के सबसे ताकतवर राज्यों में से एक बन गई। होंगड़ो न सिर्फ एक महान शासक थे, बल्कि उत्तरी रेगिस्तान के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक भी थे। उसने वाटरलाइट नदी के किनारे घोस्टब्लेड के खिलाफ अपनी मशहूर बैटलैक्स वाइल्ड सैंड्स से एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। उनकी जबरदस्त लड़ाई की वजह से नदी का एक हिस्सा भी बंद हो गया था। हालांकि नॉर्थ के राजा ने आखिरकार सरेंडर कर दिया, लेकिन वह लोगों के दिलों में एक ऐसे हीरो के तौर पर अमर है जिसने 6 में से एक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। लेकिन 3 साल पहले वह रहस्यमय तरीके से अकेले रेगिस्तान से निकल गया और हेवन टॉवर के मना किए गए पवित्र जगह में घुस गया। आखिर में उसे टॉवर के किनारे व्हाइट टेम्पल के कैटालिस्ट ने मार डाला, जिससे इस महान हीरो की कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों, क्या वाटरलाइट सिटी की जादुई रोशनी और किंग होंगड़ो का पिछला इतिहास मार्स के लिए एक नया रास्ता दिखाएगा? घोस्टब्लेड के साथ किंग होंगड़ो की पुरानी लड़ाई का राज क्या था? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।